इजराइल फिलिस्तीन विवाद सिर्फ इन्हीं दो देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए समस्या बना हुआ है। ये जो भयावह रूप आज दुनिया देख रही है उसके बीच इसी इजराइल फिलिस्तीन विवाद में दबे हुए हैं। आज की परिस्थिति को देखते हुए ये तो तय है कि भविष्य में ये सैकड़ों साल पुरानी समस्या सुलझती दिखाई नहीं दे रही है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद को समझने के लिए हमें इतिहास में सैकड़ों साल पीछे जाना होगा, जहां इन दोनों देशों की शुरुआत और स्वीकृति के साथ ही इन समस्याओं की शुरुआत हुई है। फिलिस्तीन पर लंबे समय तक रोम का शासन रहा और इतिहासकारों के अनुसार 63 ईसा पूर्व से लेकर 632 ईसा पूर्व तक एक स्वतंत्र देश न होकर महान रोम साम्राज्य का हिस्सा था। रोम साम्राज्य के तहत ही इस क्षेत्र में रोमनों का एक कबीला यहूद आकर यहाँ बसने लगे। रोमनों को ये स्वीकार नहीं था और उन्होंने बलपूर्वक यहूदियों को यहाँ से निकाल दिया, लेकिन फिर भी कुछ यहूदी इस क्षेत्र में रहने लगे। लंबे समय बाद जब रोमनों का अधिकार फिलिस्तीन पर समाप्त हो गया तो अरबों ने इस भूभाग पर अधिकार स्थापित कर लिया। इतिहासकारों के अनुसार 632 ईसा पूर्व से लेकर 731 ईसा पूर्व तक ये क्षेत्र अरबी साम्राज्य के अधिकार में रहा। अपने अधिकार के दौरान बड़ी संख्या में अरब के निवासी फिलिस्तीन में बसे और उन्हीं के साथ इस्लाम का भी यहाँ प्रकोप हुआ। इसके बाद जब ऐसा लगने लगा कि यहूदियों की बची खुची जनसंख्या भी इस क्षेत्र में नहीं बच पाएगी, तभी इस क्षेत्र पर सल्जुक तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया, जो महान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा थे। इस तरह फिलिस्तीन भी ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ये अधिकार पहले विश्व युद्ध तक ज्यों का त्यों बना रहा। ऑटोमन साम्राज्य के समय में फिलिस्तीन में यहूदी की संख्या में काफी इजाफा हुआ। ऑटोमन साम्राज्य ने यहूदियों को इस क्षेत्र में फलने फूलने का पर्याप्त अवसर दिया, साथ ही उनके साथ समान व्यवहार किया। पहले विश्व युद्ध में एक बार फिर फिलिस्तीन के मालिक बदल गए। इस लड़ाई में तुर्कों को हार का सामना करना पड़ा और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया। ये युद्ध समझौते के अनुसार ये पूरी तरह ब्रिटेन के शासन में आ गया। इसके बाद 1948 तक फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का अधिकार बना रहा, जब तक दूसरे विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद के विरोध के तौर पर ब्रिटेन ने उपनिवेशवादों को आज़ाद नहीं कर दिया। इजराइल फिलिस्तीन विवाद की शुरुआत यहीं से होती है। जैसे भारत को आज़ाद करते वक्त अंग्रेजों ने भारत को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। भारत और पाकिस्तान नाम के दो मुल्क बनाए, जिसके बीच कश्मीर आज तक विवाद का विषय बना हुआ है। ठीक उसी तरह फिलिस्तीन को आज़ाद करते वक्त उसके दो टुकड़े कर दिए गए, जिसमें पहले टुकड़े पर अरब लोगों को अधिकार दिया गया और दूसरे टुकड़े पर यहूदियों को। इजराइल फिलिस्तीन विवाद के मूल में दरअसल दो धार्मिक सभ्यताओं का टकराव है। वर्तमान इजराइल के यरूशलेम यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम तीनों के लिए पवित्र है, क्योंकि यहाँ किंग सुलेमान ने इसे पहला पवित्र स्थान बनाया, जिसे यहूदी अपना सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। तो ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह को यहीं सूली पर चढ़ाया गया था। इस्लाम में इस शहर को मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र शहर माना जाता है। यरूशलेम पर अधिकार करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि दूसरी प्रमुख बात यह है कि यहूदी इस पर अपना परंपरागत हक मानते हैं और अरब के लोग भी इसी अधिकार का दावा करते हैं। आज़ादी के बाद इजराइल की स्थापना में ब्रिटेन और यहूदी एक तरफ हुए तो फिलिस्तीन में अरब लोगों की सहायता अन्य अरबी देशों ने की और एक देश में अधिकार के लिए दो दल खड़े हो गए। यहूदी जाति को पूरी दुनिया में जगह जगह सताया गया। दूसरे विश्व युद्ध में तो हिटलर ने चुन चुनकर यहूदियों को प्रताड़ित किया और उनका सफाया करने की कोशिश की। यहूदियों के साथ सदियों से ही यही होता आया था। उन्हें पूरी दुनिया के देशों में अलग निगाह से देखा जाता था और उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता रहा। ऐसे में यहूदियों को ये लगने लगा कि उन्हें अगर सम्मान हासिल करना है तो अपनी प्राचीन भूमि और अपने देश को वापस हासिल करना होगा। दूसरे युद्ध में यहूदियों को व्यापक संहार के बाद इस विचार पर गति मिली। पूरी दुनिया को उस समय यहूदियों के साथ सहानुभूति थी, क्योंकि इस युद्ध का सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ा था।
यहूदी नेता थियोडोर हर्जल ने उस दौरान में यहूदी राज्य नाम से किताब लिखी और पूरी दुनिया में यहूदियों के नाम के बारे में अपनी राय रखी। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए स्विट्जरलैंड के बासले शहर में यहूदियों का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया। इसके बाद विश्व यहूदी संघ अस्तित्व में आया। इस आंदोलन के दौरान ही फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्र की संकल्पना ने जन्म लिया और फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्र नजदीक दिखाई देने लगा। इस 2 नवंबर 1917 को बाल्फोर ने यहूदियों को फिलिस्तीन में बसने की इजाज़त दे दी। साथ इसके बाद कुछ समय के बाद शांति बनी, लेकिन अरब मुसलमानों ने यहूदियों के बढ़ते प्रभाव को देखकर एक बार फिर हिंसा का रास्ता अपना लिया और 1920 में पूरे फिलिस्तीन में मारकाट शुरू हो गई। अपनी कम संख्या की वजह से यहूदियों को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में ब्रिटेन ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया और शांति स्थापित करने के लिए सैमुअल कमीशन की घोषणा की। शांति स्थापित करने के लिए ब्रिटेन ने हर्बर्ट सैमुअल की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया और इस तरह हर्बर्ट सैमुअल फिलिस्तीन के पहले हाई कमीशन बने। हाई कमीशन बनते ही सैमुअल ने पहले विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय संघ से किए अपने वादे के अनुसार राष्ट्रीय लोगों को आश्वासन देने का काम शुरू कर दिया और काउंसिल का निर्माण किया, जिसमें कुल 22 सदस्य होते थे। इसमें से 10 सदस्य मनोनीत किए जाते थे और 12 सदस्य को निर्वाचन द्वारा चुना जाता था। इन चुने जाने वाले सदस्यों में 8 मुसलमान, 2 ईसाई और 2 यहूदी होते थे। अरब मुस्लिम इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे और वे किसी भी तरह यहूदियों को शासन में हिस्सेदारी नहीं देना चाहते थे। टकराव एक बार फिर होने लगे तो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा और 1922 में एक श्वेत पत्र निकाला गया, जिसे इतिहास में चर्चित श्वेत पत्र कहा जाता है। इस पत्र में अरब मुसलमानों को आश्वासन दिया गया कि उनके अधिकारों की रक्षा हर हालत में की जाएगी और वे क्षेत्र में शांति स्थापित करने में सरकार की सहायता करें। ब्रिटिश सरकार ने 100 कमीशन का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जॉन हॉब सिम्पसन को बनाया गया। इस रिपोर्ट में 2 बातों का जिक्र किया गया है, जिसमें यहूदियों का फिलिस्तीन में बसने और बड़ी मात्रा में कृषि भूमि खरीदने को असंतोष की वजह बताई गई। ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट के बाद यहूदियों के फिलिस्तीन में बसने पर रोक लगा दी। यहूदियों ने इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश सरकार को पहले विश्व युद्ध के दौरान अपने किए गए होम नेशन के वादे की याद दिलाई और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया, जिससे ब्रिटिश सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और कुछ शर्तों के साथ वापस यहूदियों को फिलिस्तीन में बसने की इजाज़त दे दी गई। अरबों में एक बार फिर असंतोष सर उठाने लगा और 1937 तक असंतोष खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। अब अरब मुस्लिम यहूदियों के साथ ही ब्रिटिश सरकार से लड़ने लगे और सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। अरब मुस्लिमों और यहूदियों के बीच बढ़ती कड़वाहट और हिंसा को रोकने के लिए मिस्टर पील की अध्यक्षता में एक और कमीशन गठित किया गया। इसे रॉयल कमीशन का नाम दिया गया। रॉयल कमीशन से सभी पहलुओं को जांचा और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यहूदी और अरब मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। ये पहला मौका था जब किसी कमिश्नर ने पहली बार आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन के बंटवारे का सुझाव दिया। रॉयल कमीशन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फिलिस्तीन को 3 भागों में विभाजित करने की मांग की। समुद्र तट से सटे हुए इलाकों में यहूदियों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उसे यहूदियों के लिए, बीच का हिस्सा ब्रिटिश शासन में और तीसरा हिस्सा अरब मुसलमानों को देने की अनुशंसा की गई। इस निर्माण से यहूदी प्रसन्न हुए, क्योंकि इससे यहूदियों के लिए उनके अलग राष्ट्र की मांग पूरी होती दिखाई दे रही थी। लेकिन अरब मुस्लिम इससे और ज़्यादा नाराज हो गए। वे किसी भी तरह की हिस्सेदारी से साफ इनकार करने लगे और रॉयल कमीशन की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, बल्कि इस रिपोर्ट से फिलिस्तीन में स्थितियां और ज़्यादा खराब हो गई और अरब मुस्लिमों ने सरकार से सीधा युद्ध करते हुए एक कमिश्नर की हत्या तक कर दी, क्योंकि उनका मानना था कि वे यहूदियों का हितैषी था। इससे ब्रिटिश सरकार नाराज हो गई और उन्होंने अरब मुस्लिमों के विरोध का पूरी तरह दमन किया।
इस आग में अब यहूदियों और अरबियों के साथ अंग्रेज भी झुलसने लगे थे। जब ब्रिटिश सरकार के सभी कदम इस समस्या का हल निकालने में असफल रहे तो राष्ट्रीय संघ आगे आया और इस समस्या को दूर करने के लिए उसने इसके लिए पहला कदम उठाते हुए वुडहेड कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन ने भी फिलिस्तीन के बंटवारे की बात की, लेकिन रॉयल कमीशन के प्रस्ताव को इसके लिए उपयुक्त नहीं माना। कमीशन ने बंटवारे को निर्धारित करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें ब्रिटिश सरकार, यहूदी प्रतिनिधि मंडल और फिलिस्तीन के अलावा आसपास के सभी अरब देशों को आमंत्रित करने को कहा गया। फरवरी 1939 में लंदन में इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन वहां कोई फैसला नहीं हो सका। इसी दौरान हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध की घोषणा कर दी और यहूदियों का दमन चालू हो गया। इस दमन की वजह से ही ज्यादा यहूदी भागकर फिलिस्तीन पहुंचने लगे और समस्या ज्यादा गंभीर हो गई। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर द्वारा यहूदियों से किए गए बर्ताव ने पूरी दुनिया की सहानुभूति यहूदियों के साथ कर दी। मई 1939 में ब्रिटेन की सरकार ने एक दूसरा श्वेत पत्र निकाला, जिसमें 3 वादे किए गए थे। पहले वादे में था कि 10 साल में फिलिस्तीन को आज़ादी दे दी जाएगी। दूसरे वादे के तौर पर कहा गया कि इसमें पहले 5 साल में फिलिस्तीन में 75,000 से ज़्यादा यहूदियों को बसने नहीं दिया जाएगा और इसके बाद वाले 5 सालों में यहूदियों के बसने की संख्या को निर्धारित करने में अरब मुसलमानों की भी राय ली जाएगी। तीसरे वादे में कहा गया कि फिलिस्तीन के कमिश्नर को अधिकार दिया जाएगा कि वे निर्धारित कर सकेंगे कि यहूदी फिलिस्तीन में जमीन किस कानून के तहत खरीदेंगे। इस श्वेत पत्र से भी अरब मुसलमानों में विरोध का भाव कम नहीं हुआ, क्योंकि वे किसी भी तरह यहूदियों को अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे। यहूदियों ने भी इस श्वेत पत्र का विरोध किया। दूसरे विश्व युद्ध के आरंभ में हिटलर समर्थित संघ जीत रहा था। ऐसे में अरबों को यह विश्वास हो गया कि हिटलर अकेले ही सभी यहूदियों को सफाया कर देगा। इसलिए ब्रिटिश सरकार से नाराज हो जाने के बावजूद फिलिस्तीन में कोई विद्रोह नहीं हुआ, जबकि यहूदियों ने ब्रिटेन की ओर से हिटलर के कृत्यों के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध में जमकर हिस्सा लिया। इससे ब्रिटेन प्रभावित हुआ, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में बड़ी संख्या में यहूदियों को निर्वासित होना पड़ा और ब्रिटेन ने उन्हें फिलिस्तीन में बसने की इजाज़त नहीं दी। इससे यहूदी भड़क गए और हिंसा का रास्ता अपना लिया। विश्व यहूदी संघ ने इस समस्या के निदान के लिए अपने नेता डेविड वैन गुरियन को अमेरिका भेजा, जहां उन्होंने बिल्टमोर योजना का प्रस्ताव रखा। बिल्टमोर प्रस्ताव में 3 मांगे रखी गईं। पहली मांग थी कि फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य बनाया जाए, जहां आसानी से यहूदी रह सकें। दूसरी मांग आत्मरक्षा के लिए एक सेना के निर्माण करने की स्वतंत्रता करने की थी और तीसरी मांग में यहूदियों को फिलिस्तीन आने पर लगी रोक हटाने की इच्छा व्यक्त की गई। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन और अमेरिका में राजनीतिक हालात बदल गए और ब्रिटेन में जहां लेबर पार्टी की जीत हुई और क्लीमेट एटली प्रधानमंत्री बने, वहीं अमेरिका में ट्रूमैन को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। ट्रूमैन ने एटली से एक समस्या को हल करने का आग्रह किया तो ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ मिलकर एक जांच कमेटी की घोषणा की, जो इस समस्या का हल निर्धारित करने वाला था। कमेटी ने जांच के बाद यहूदियों को फिलिस्तीन में बसने और जमीन खरीदने की छूट दे दी और साथ ही आखिरी में फिलिस्तीन में यहूदियों और अरबी मुसलमानों को 2 राष्ट्रीय बनाने पर मोहर लगा दी। बंटवारे की शर्तों को निर्धारित करने के लिए लंदन में अरब और यहूदी प्रतिनिधि मंडलों को आमंत्रित किया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका और ब्रिटेन इस मामले को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने नए संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस समस्या को सुलझाने के लिए 11 देशों को शामिल करते हुए स्वीडन डेलीगेट्स को ये काम सौंपा गया। इन 11 देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, ग्वाटेमाला, भारत, ईरान, नीदरलैंड, पेरू, स्वीडन, उरुग्वे और युगोस्लाविया को शामिल किया गया। डेलीगेट्स ने अंतिम फैसला करते हुए फिलिस्तीन के विभाजन की घोषणा की
और यहूदी और अरबियों के लिए अलग अलग मुल्क का प्रस्ताव पारित कर दिया। पूर्वी भाग को अरब और पश्चिमी भाग को यहूदियों को दे दिया गया। साथ ही फिलिस्तीन में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की घोषणा की गई। 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने फिलिस्तीन से अपना शासन वापस ले लिया और इसी दिन यहूदियों ने अपने होमलैंड इजराइल के अस्तित्व में आने की घोषणा कर दी। संयुक्त राष्ट्र संघ और रूस सहित कई देशों ने इस नए देश को अपनी मान्यता दे दी। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।